अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपने पेफ्डा की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसकी वजह ये है कि चाहे आप सीनियर टेक्निकल मैनेजर से लेके जूनियर साइंटिस्ट तक और टेक्निकल जॉब से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स तक किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो पेफ्डा एक्ट 2016 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर बिकॉज हर टेस्ट में और हर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के हैं या टेक्निकल जॉब के हैं, उन सब के लिए पेफ्डा एक्ट 2016 को पढ़ के जाना जो है वो जरूरी है। और ये एक्ट जो है वो आपसे टेस्ट में भी पूछा जाएगा, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इस टेस्ट को पूरी तरह से कवर करेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद इस एक्ट का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो स्टार्ट करते हैं जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका टाइटल है पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट 2016। ये कंप्लीट जो है वो इसका टाइटल है। इसके बाद अगर इसके सेक्शंस की बात करें तो इसमें देखते हैं कौन कौन से सेक्शन है। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में है। सेक्शन 2 डेफिनेशन के बारे में है। सेक्शन 3 अथॉरिटी के बारे में है। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है। सेक्शन 4 फंक्शंस के बारे में है। सेक्शन 5 एलोकेशन ऑफ लेबोरेटरीज के बारे में है। सेक्शन 6 सेक्शन 7 डायरेक्टर जनरल के बारे में है। सेक्शन 8 एक्सपर्ट्स के बारे में है। सेक्शन 9 एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में है। और सेक्शन 10 जो है वो क्लैरिफिकेशन ऑफ ओपिनियन के बारे में है। सेक्शन 11 की बात करें तो री एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल्स। सेक्शन 12 जो है वो फंड के बारे में है। सेक्शन 13 बैंक अकाउंट के बारे में है। सेक्शन 14 जो है बजट एंड अकाउंट्स के बारे में है। सेक्शन 15 ऑडिट के बारे में है। सेक्शन 16 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में है। सेक्शन 17 पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में है। सेक्शन 17 पब्लिक सर्वेंट। और सेक्शन 18 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर। सेक्शन 19 जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में है। और सेक्शन 20 जो है वो ऑफेंसेस को डील करेगा। सेक्शन 21 अपील के बारे में है। सेक्शन 22 रिकवरी ऑफ ड्यूज के बारे में है। सेक्शन 23 एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में है। सेक्शन 24 मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में है। सेक्शन 25 अदर लॉज के बारे में है। सेक्शन 26 रूल्स के बारे में है। सेक्शन 27 रेगुलेशन के बारे में है। और सेक्शन 28 जो है वो रिपील के बारे में है। तो ये तो थे सेक्शन। इसमें टोटल 28 सेक्शन है। अब हम वन बाय वन जो है वो इन तमाम सेक्शन डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एक्ट है। एक्ट जो होता है वो सबसे ऊपर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद उसमें बनते हैं डिफरेंट एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंस। एक्ट और ऑर्डिनेंस में फर्क ये है कि अगर अगर जो है वो पार्लियामेंट का या असेंबली का इजलास जो है या सेशन जो है वो सेशन में ना हो, ठीक है, इजलास वगैरह ना हो, तो ऐसी सूरत में इमरजेंसी की सूरत में जो है वो ऑर्डिनेंस दिया जा सकता है। वो गवर्नर की तरफ से, सूबे में हो तो गवर्नर की तरफ से होता है, और विफाक में अगर हो तो वो प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। लेकिन उसकी जो एज होती है ऑर्डिनेंस की वो जस्ट 120 डेज होती है, और इसके बाद इसको एक्ट में कन्वर्ट करना लाजमी है। अदरवाइज आफ्टर 120 डेज ये खत्म हो जाता है। तो ये जो एक्ट है ये भी पहले ऑर्डिनेंस के तौर पे नाफिज किया गया और उसके बाद इसको एक्ट बना दिया गया। ओके जी। एक्ट के बाद जो है ना वो इसके अंदर फर्दर किसी भी एक्ट के अंदर रूल्स बनाए जाते हैं और फिर उसमें रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, जिनको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। रूल्स बनते हैं और फिर रेगुलेशंस बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 जो है वो किसके बारे में है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। दिस एक्ट में बी साइटेड एज, अच्छा इसका नाम क्या है? ये क्योंकि शॉर्ट टाइटल पहले बताया गया तो इसका नाम है जी पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट 2016। एक्सटेंट क्या है इसकी? एक्सटेंड टू द होल पंजाब, सिर्फ पंजाब के ऊपर लागू होता है। और उसके बाद कमेंसमेंट क्या है? इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, और एक ही दफा जो है वो पूरे पंजाब के अंदर इसको नाफिज कर दिया गया। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन होगा वैसे ही ये पूरे पंजाब के अंदर नाफिज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी चंद डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर है या जो है वो चंद एरियाज के ऊपर है, तमाम के तमाम पंजाब के ऊपर जो है एट वंस ये नाफिज कर दिया जाएगा जैसे ही इसका नोटिफिकेशन होगा। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस के साथ डील करता है। इस एक्ट के अंदर अथॉरिटी का मतलब क्या है जी? इसका मतलब है पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। ये आपको याद रहना चाहिए कि ये सेक्शन 3 के तहत बनी हुई है। सेक्शन 3, आगे हम सेक्शन 3 को डिस्कस भी करेंगे। और अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब ये भी है, अथॉरिटी यहाँ पर इसके बोर्ड को भी कहते हैं। ठीक है, अथॉरिटी का से मुराद यहाँ पे पेफ्डा का बोर्ड भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको कहते हैं। उसके बाद कोड का क्या मतलब है? कोड का मतलब यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको सीपीसी कहते हैं, 1898 सीपीसी। यहाँ पे कोड का वर्ड भी यूज होगा। सी से मुराद कंसर्न्ड अथॉरिटी है। ये ऑफिसर वगैरह हैं जो गवर्नमेंट के, उनको कंसर्न्ड अथॉरिटी कहा जाएगा। डायरेक्टर जनरल से मुराद जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पेफ्डा है। उसके बाद ड्रग से मुराद जो है वो ड्रग एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है ड्रग की वो है। इसी तरह से इम्प्लॉय से मुराद जो है वो कोई एक्सपर्ट है या कोई ऑफिसर है किसी अथॉरिटी का। इसी तरह से एक्सपर्ट
से मुराद क्या है जी, कोई फॉरेन एक्सपर्ट भी हो सकता है जो फोरेंसिक साइंस के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, और उसका जो एविडेंस है वो एडमिजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो फर्टिलाइजर से मुराद क्या है, फर्टिलाइजर को पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973 के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है वही एज इट इज यहाँ अडॉप्ट की गई है। फूड से मुराद क्या है जी, फूड की जो डेफिनेशन पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में दी गई है वही फूड की डेफिनेशन यहाँ अडॉप्ट की गई है, या पंजाब प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो यहाँ पर एज इट इज अडॉप्ट की गई है। अच्छा, आप इसके अंदर जो इसके सप्लीमेंट्री लॉज दिए जा रहे हैं उनके भी आपने एक्ट याद कर लेने हैं। पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973 है, इसी तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 है, पंजाब प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960 का है। ये आपको पता होने चाहिए, आपने याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट से मुराद है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये सूबाई इदारा। मेंबर का मतलब ये है कि चेयरपर्सन है या जो है वो वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन जो भी है वो दोनों, उनको मेंबर कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी मेंबर जो है वो इसके होंगे। ऑफेंस का मतलब क्या है, ओमिशन मेड पनिशेबल अंडर एनी लॉ, यानी कोई भी ऐसा जुर्म जो कि पनिशेबल हो किसी भी लॉ के अंडर, उसको यहाँ पर ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। पेस्टिसाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पेस्टिसाइड की डेफिनेशन एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 में दी हुई है वही यहाँ पे अडॉप्ट की गई है। पुलिस ऑफिसर का मतलब क्या है, जो पुलिस ऑर्डर 2002 में जो पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पुलिस ऑफिसर का मतलब वही है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, मुअय्यन करदा जाता है शुदा वगैरह जो है, इसका मतलब जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है। इसके अलावा सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन द एक्ट एंड नॉट डिफाइंड शैल मीन द सेम एज इन द कोड। ठीक है जी, तो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो इसका मतलब है, या वैसे जो उसका जनरल मीनिंग है वही इसका मीनिंग जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा, अगर यहाँ पर उसको डिफाइन नहीं किया गया। अगर सेक्शन 3 के बारे में बात की जाए तो ये अथॉरिटी के बारे में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि सेक्शन 3 के तहत ये इदारा बनाया गया है। गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी टू बी कॉल्ड द पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये इदारा पेफडा जो है वो किस सेक्शन के तहत बनाया गया, तो ये सेक्शन 3 है। और अगर ये पूछता है कि सेक्शन 3 के किस सब सेक्शन के तहत बनाया गया है, तो ये सब सेक्शन 1 है। इसका मतलब है सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1 के तहत पेफडा को बनाया गया। उसके बाद अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। चूंकि हमें ये पता है कि पेफडा एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है जी, ये एक पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही एक अटैच डिपार्टमेंट है, बल्कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसलिए जो है वो इसको ऐसे बनाया जाता है जैसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो है वो बनाया जाता है। तो इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है कि परपेचुअल सक्सेशन होगी, यानी ये हमेशा के लिए चलेगी। कॉमन सील होगी, यानी कि एक एक जो है वो इसमें स्टैंप इस्तेमाल होगी जो कि डीजी लगाएगा, ठीक है, वो कॉमन होगी सबके लिए। और उसके साथ डीजी के जो साइन है वो फिर हर जगह इस्तेमाल होंगे। पावर टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है किसी के साथ। प्रॉपर्टी एक्वायर या डिस्पोज यानी सेल भी कर सकती है, ठीक है। और इसको सू भी किया जा सकता है, और ये भी किसी को सू कर सकती है, यानी कि एक आम इंसान की तरह ही इस अथॉरिटी को कंसीडर किया जाएगा। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी की पेट डेफिनेशन है। उसके बाद सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, शैल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन हु शैल बी द चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, जो अथॉरिटी का जो चेयरमैन है आमतौर पे वो कोई मिनिस्टर वगैरह होता है, या वो कोई एमपीए होता है जिसको सीएम अपॉइंट करता है या अपॉइंट करती है, ठीक है। तो वो आमतौर पे कौन होता है, वो कोई एमपीए होता है, और उसको जो है उसका एज ए चेयरमैन कंसीडर किया जाता है। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इसका जो एग्जीक्यूटिव होता है या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। इसके बाद इसके अंदर एक वाइस चेयरमैन भी होगा, ठीक है, या वाइस चेयरपर्सन भी होगा। इसके बाद अच्छा, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये बताया जा रहा है अथॉरिटी का जो बोर्ड है उसमें कौन कौन से लोग होंगे। तो एक तो जो है वो उसमें बता दिया कि चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन होगा। उसके बाद मिनिस्टर होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होगा, मिनिस्टर ऑफ फूड होगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा जी, चेयरमैन होगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का, सेक्रेटरी फाइनेंस होगा, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट होगा, सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, सेक्रेटरी फूड है, डायरेक्टर जनरल होगा पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी पीएफएसए का। और इसके अलावा जो है वो नॉट मोर देन 5 साइंटिस्ट, 5 साइंटिस्ट भी जो है वो इसके अंदर होंगे, चाहे वो, और उसमें से कम से कम जो है वो एटलीस्ट 1 फीमेल साइंटिस्ट जो है वो भी होगी, ठीक है, पब्लिक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो। और इसके अलावा जो है वो डायरेक्टर जनरल इसका मेंबर भी होगा और सेक्रेटरी भी होगा। तो ये वो सारे का सारा बोर्ड है जो इन्होंने बताया कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, इसमें कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होंगे। अब इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसी सबसेक्शन सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में, उसने कहा है कि अगर क्लॉज EFGHIJK इसमें चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो मेन सेक्रेटरीज हैं उन सब की बात हो रही है, ऑफ द सबसेक्शन 3 इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि वो चूंकि वो तमाम सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंटल और वो बड़े बिजी होते हैं, अगर वो किसी वजह से बोर्ड की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो अपनी तरफ से एक ऑफिसर डिप्यूट करेंगे।
और वो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल से कम का जो है वो ऑफिसर नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 देखिए, द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर फॉर ईच टर्म ऑफ 3 years। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन या मेंबर जो है वो कितने टाइम के लिए होंगे? वो 3 साल के लिए होंगे। ये लिखा हुआ है 3 साल के लिए। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन जो है उसको या किसी और मेंबर को 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए तो इसको अपॉइंट किया जा सकता है। तीसरी टर्म के लिए उसको कंसेक्यूटिवली दरमियान में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, यानी कि तीसरी दफा अपॉइंट करने से पहले जो है वो फिर दरमियान में गैप आना चाहिए, उसके बाद दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकती है। नंबर 7 देखें जी, सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेरली बाय द रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी की कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो इसलिए इनवैलिड करार नहीं दी जाएगी कि अगर कोई वैकेंसी खाली है, इनमें से कोई भी शख्स जो है वो नहीं आया। आगे हम कोरम की बात करेंगे, अगर कोरम पूरा है, वो 7 लोगों का कोरम है, अगर 7 लोग पूरे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो भी कार्रवाई है वो बिल्कुल वैलिड है और इसको जस्ट इस बेस पे इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता कि इनका जो है कोरम है वो पूरा नहीं है। इसके बाद सब सेक्शन 8 ये कहता है, ये सेक्शन 3 का सब सेक्शन 8 है, 7 मेंबर शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, यानी 7 लोगों का जो है वो कोरम मौजूद होगा और जो भी फैसला होगा वो मौजूदा मेंबरान की वोटिंग के ऊपर होगा और उनकी मेजोरिटी के ऊपर होगा। नंबर 9 में देखें, अथॉरिटी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन 3 months, यानी क्वार्टरली जो है वो उसकी एक मीटिंग होगी, यानी 3 months में एक मीटिंग होगी। ये यहाँ अथॉरिटी से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड। उसके बाद है जी नंबर 10, मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज टाइम एज द चेयरपर्सन में डिटरमिन। जब चेयरमैन कहेगा तब जो है वो मीटिंग बुला ली जाएगी, यानी ये किसका स्वाबदीद है? ये चेयरपर्सन की स्वाबदीद है। चेयरपर्सन शैल अप्रूव द एजेंडा ऑफ अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, ये एजेंडा जो है वो भी यही अप्रूव करेगा कि कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद चेयरपर्सन एंड हिज एब्सेंस वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन अगर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में वाइस चेयरपर्सन, और अगर वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है तो उनकी एब्सेंस के अंदर जो भी पर्सन को भी नॉमिनेट किया गया है वो इसको प्रिजाइड करेगा। ठीक है, वो इसको हेड करेगा। नंबर 13 में देखें, द डायरेक्टर जनरल शैल मेंटेन द कॉज टू बी मेंटेन्ड द रिकॉर्ड ऑफ ईच मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी इंक्लूडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो भी उस मीटिंग की कार्रवाई है, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डायरेक्टर जनरल के ऊपर। डीजी जो है वो क्या करेगा? इस सारे का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन करेगा, सबसे साइन करवाएगा, सबको उसकी कॉपियां भेजेगा और उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। इसके बाद है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अगर कोई मेंबर जो है उसको डिस्क्वालीफाई करना हो तो वो कौन कौन से ग्राउंड है जिसकी बेस पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है? एट एनी टाइम हैज बीन कन्विक्टेड टू एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, सॉरी, मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब यह है कि कोई मॉरल डिग्रेडेशन का कोई शिकार हो गया। ठीक है, कोई इसमें कोई बुराई वगैरह जो है वो इस तरह की है, तो उस वजह से उसको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये ए है, सेक्शन 4 और क्लॉज ए है इसकी। उसके बाद बी में क्या है? हैज बीन एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, यानी अगर वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया। इसके अलावा है टू बी फाइंड टू बी अ लुनेटिक और अनसाउंड माइंड, अगर वो पागल हो जाता है तो वो काम ही नहीं कर सकता तो भी जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इज इन अ सिचुएशन ऑफ इरिकंसाइलेबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अगर वो आ जाता है, यानी कि वो जो है वो उसका अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो भी जो है वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे उसने अपने बेटे को जो है वो अथॉरिटी के अंदर क्या किया कि वेंडर बना दिए या सप्लायर बना दिया और खुद वो अथॉरिटी के अंदर मेंबर है और उसी को जो है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उसके बेटे को, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज हो गया। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन सामने आती है बोर्ड के या अथॉरिटी के, तो वो क्या करेंगे? उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सेक्शन 5 जो है वो उसका ताल्लुक है फंक्शंस के साथ, यानी पेप्डा के फंक्शंस क्या है? द अथॉरिटी में परफॉर्म सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइज सच पावर एज आर नेसेसरी फॉर कैरिंग द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है जी, वो तमाम फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा जो इस एक्ट के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए जरूरी हैं। ठीक है जी, इस एक्ट में जो भी पर्पस लिखे हुए हैं उनको पूरा करने के लिए जो फंक्शन चाहिए वो सारे अथॉरिटी परफॉर्म करेगी विदाउट प्रीजुडिस, किसी तासुब के बगैर, एंड द जनरलिटी ऑफ द फंक्शन मेंशन इन द सबसेक्शन 1। द अथॉरिटी शैल, अब अथॉरिटी क्या क्या करेगी? मेक पॉलिसीज, तो ये पॉलिसीज जो है वो बनाएगी फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, किस चीज के? फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड के, फूड के, ड्रग के। ठीक है, और क्या करेगी? इस्टेब्लिश करने के लिए और मैनेज करने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज को। टेस्टिंग फैसिलिटीज से मुराद ये है कि लेबोरेटरीज, उसकी बिल्डिंग, ठीक है, और उसके सारे के सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद बी की बात करते हैं, इसमें क्या है जी? एक्रेडिट द प्रिस्क्राइब्ड मैनर द फैसिलिटी फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फूड एंड ड्रग। अच्छा, सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर ये कहता है कि इसकी जो भी रिक्वायर्ड एक्रेडिटेशन हैं वो सारी की सारी जो है वो हासिल की जाएंगी, ऑब्टेन की जाएंगी। उसके बाद क्लॉज सी में क्या कहता है कि प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन विद रिगार्ड टू द फोरेंसिक एग्जामिनेशन, ये एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्रोवाइड करेगा, यानी इनके पास अगर
कोई और अथॉरिटी जो है वो कोई सैंपल भेजती है उसके एग्जामिनेशन के लिए, तो वो उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन, या कोर्ट की तरफ से कोई सैंपल आता है तो उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन भी ये प्रोवाइड करने के पाबंद। इसके बाद सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 है, without prejudice to the generality of the functions mentioned in the subsection 1 the authority shall। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? प्रोक्योर करेगा, ऑपरेट और मेंटेन करेगा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि लैब है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और बड़े एक्सपेंसिव किस्म के होते हैं, उनको प्रोक्योर करना, उनको ऑपरेट करना, उनको मेंटेन करना, और उसके लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। और इसमें जो है वो क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फूड और ड्रग के लिए इस्तेमाल होंगी। उसके बाद है जी, शेल प्रपोज एडवांसमेंट इन द फोरेंसिक टेक्निक्स। अच्छा, इसमें वक्त के साथ साथ जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं, ठीक है जी, जो नई नई चीजें आ रही हैं वो भी प्रपोज करेगा, और जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अगर उसको फर्दर चाहिए तो वो भी इसके अंदर ये प्रपोज करेगा और उनको प्रोक्योर करके यहाँ पे अपने पास मेंटेन करेगा। इसके बाद जो है वो शेल सीक इंफॉर्मेशन ऑन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन और हैंडलिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है जी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए उन लोगों से जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कलेक्शन के लिए या हैंडलिंग ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह, तो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है, उनसे कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह भी ये ले सकता है, तो ये भी इसका राइट है। उसके बाद जी है, शेल अप्रूव प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग ऑफ सैंपल्स। प्रोसीजर जो है वो भी इसी ने बनाना है, कलेक्शन सैंपल लेना कैसे है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है ताकि उसका जो सैंपल जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव ना हो, अगर क्वालिटी सॉरी उसकी क्वालिटी जो है वो इफेक्ट ना हो, और उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है, और उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन कैसे करना है, टेस्टिंग उसकी कैसे होगी, और किस किस एरिया में होगी जी, ये फर्टिलाइजर सेक्टर में, पेस्टिसाइड में, फूड में और ड्रग में। इसके बाद एच में क्या है, शेल कलेक्ट सैंपल ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए जो है ये सैंपल लेगा, टेस्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फूड एंड ड्रग वेयर स्पेशल एक्सपर्टीज और साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, जहां पर भी जो है वो यानी कि इसकी जरूरत होगी फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, वहां पर ये पाबंद है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यानी ये किसी अथॉरिटी को, किसी कोर्ट को, किसी ट्राइब्यूनल को ये नहीं कह सकता कि जी हमने तो जो है वो सिर्फ ये ही सैंपल करने हैं और वो वाले सैंपल हमने नहीं करने। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम फंक्शंस के जरिए इसको पाबंद कर दिया गया है कि ये तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 है, विदाउट प्रेजुडिस टू द जर्नैलिटी एंड द फंक्शन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 द अथॉरिटी शैल। आई पॉइंट में क्या है, सबसे ये क्लॉज आई है, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन। यानी आपके पास जो भी फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए चीजें आ रही हैं उनका रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, और आपके पास जो है वो उस शख्स का रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए जिससे ये सैंपल परटेन करता है, या उस अथॉरिटी का रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद होना चाहिए जिससे ये सैंपल जो है वो परटेन करता है। यानी अगर आपको कोर्ट की तरफ से आया तो कोर्ट का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, अगर आपको पीएफए की तरफ से आया, पीएफएसए की तरफ से आया है, तो उन सब के रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होने चाहिए। इस तरह क्लॉज जे है, प्रमोट जनरल अवेयरनेस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू। अच्छा, जनरल अवेयरनेस भी ये देगा, यानी अखबारात में और बाकी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह पे जो है वो लोगों को ये बताएगा कि अगर कोई टेस्टिंग फैसिलिटी, अगर कोई ये लेना चाह रहा है तो वो अपने तौर पे भी आके टेस्टिंग फैसिलिटी ले सकता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्लॉज के है, स्पेसिफाई टाइमलाइंस फॉर द रिटेंशन ऑफ द सैंपल्स एंड रिजल्ट्स ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। टाइमलाइंस जो है वो भी इसमें इसने डिसाइड करनी है कि सैंपल को कितने अरसे तक इसने अपने पास संभाल के रखना है। मिसाल के तौर पे अब हनी का एक सैंपल आया, सैंपल करके इन्होंने रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन अब इसको, इस सैंपल को, वो जो हनी का वो जो एक बाउल है या वो जो हनी का वो जो सैंपल है, ठीक है, कंटेनर है, उसको कितने अरसे तक अपने पास संभाल के रखना है और उसके रिजल्ट्स को कितने अरसे तक अपने पास संभाल के रखना है, इस चीज के लिए भी आप स्पेसिफाई करेंगे टाइमलाइन कि जी मिसाल के तौर पे सैंपल जो है वो हम 1 साल तक अपने पास रखेंगे और रिजल्ट जो है वो 5 साल तक रखेंगे, उसके बाद हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ये एक मिसाल है। इस तरह से फिर ये, और ये चीज जो है वो कहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफाइन की जाएगी। इंश्योर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द लेबोरेटरीज। देखें जी, जो लेबोरेटरी होती है ना वो बिल्कुल इम्पार्शियल होती है और इंडिपेंडेंस होती है, और उसका पर्पज ये होता है कि जो भी चीज उसके पास आई है उसका उसने एग्जामिनेशन करके और रिपोर्ट दे देनी है, तो ये इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 और क्लॉज एम, मेंटेन इट्स ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड न्यूट्रलिटी। इसके अंदर भी यही है कि जी आप ऑपरेशनल ऑटोनॉमी और ऑपरेशनल न्यूट्रलिटी जो है अपनी मेंटेन करेंगे, ठीक है, और एक्सट्रेनियस या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है या एक्सटर्नल प्रेशर जो है उनको आप क्या करेंगे, उनसे आप अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे, अपने लोगों को सेफ गार्ड करेंगे। क्लॉज एन क्या कहता है, अंडरटेक द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो आप जारी रखेंगे ताकि नए नए इंस्ट्रूमेंट्स और नए नए जो तरीकेकार हैं टेस्टिंग के वो आप अडॉप्ट करें। क्लॉज ओ क्या कहती है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन जो है वो भी आपने लेनी है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स वगैरह के मुताबिक आपने चीजें परफॉर्म करनी है।
उसके बाद क्लॉज पी क्या कहती है, परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एंसिलरी टू द अबव फंक्शंस सच एज फंक्शन एज गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन असाइन। अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन आपको असाइन कर देती है तो वो भी आप करने के पाबंद हैं। तो इन तमाम फंक्शंस के जरिए पेप्डा को जो है वो पाबंद कर दिया गया है कि वो कौन कौन से काम करेंगे। इसके अलावा सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 है, द अथॉरिटी शैल बी डीम्ड एज। ये अथॉरिटी जो है इसको क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, ये ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है। अगर आप ड्रग एक्ट 1976 की बात करें तो उसके अंदर उन्होंने जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का जिक्र किया है वो जो है वो पेफ्डा भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ड्रग एक्ट 1976 के अंदर जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की डेफिनेशन की गई है वो जो है वो क्या है, वो पेफ्डा भी उसके ऊपर पूरा उतरती है। इसका मतलब है कि इस एक्ट के तहत भी सैंपल जो है वो भेजे जा सकते हैं। इस तरह फूड लेबोरेटरी है, पंजाब फूड अथॉरिटी के तहत जो फूड लेबोरेटरी की डेफिनेशन है वो भी जो है वो पेफ्डा उसके ऊपर पूरा उतरती है। ठीक है, उसमें भी जो फूड अथॉरिटी की तरफ से जो भी सैंपल्स होंगे पेप्डा जो है वो उनको टेस्ट करने का और उस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने का पाबंद होगा। इसके बाद जो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो भी पेप्डा ही है, पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973 के तहत। और पेस्टिसाइड लेबोरेटरी जो है वो भी इसको कंसीडर किया जाएगा एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत। तो इस तरह से जो है वो ये एक ड्रग एट द सेम टाइम एक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है, फूड लेबोरेटरी भी है, फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है और पेस्टिसाइड लेबोरेटरी भी है। इसके बाद सेक्शन नंबर 6 है एलोकेशन ऑफ लेबोरेटरीज। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन allocate a laboratory or any testing or other facility of the government connected with the forensic examination and testing of the fertilizer, pesticide and food। जी इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जांपल अगर कोई फैसिलिटी है, कोई लैब वगैरह मौजूद है और वो जो है वो एफिशिएंटली उससे नहीं चल रही है या वो जो है वो पहले से मौजूद है और गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ है कि जैसे ही पेप्टा बनेगी तो वो इसको हम एलोकेट कर देंगे कि ठीक है आप पेप्टा जो है उसको चला रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमारी ये जो लेबोरेटरीज हैं गवर्नमेंट की मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसको भी आप ही रन करें, तो वो इनको एलोकेट कर सकते हैं और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो गवर्नमेंट और अथॉरिटी के दरमियान में तय कर ली जाएंगी। तो ये जो है एलोकेशन ऑफ लेबोरेटरीज का सेक्शन 6 है। अच्छा, आपने इनके सेक्शंस भी याद करने हैं कि सेक्शन 2 किस चीज का है, सेक्शन 1 किस चीज का है, सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 में क्या है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है। जी तो सेक्शन 7 जो है वो डायरेक्टर जनरल के बारे में है। इसमें ये लिखा होगा कि डायरेक्टर जनरल की क्या पावर्स हैं और कैसे उसको अपॉइंट किया जाएगा। इसमें सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 2 ऑफ द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल। सेक्शन 2 कौन सा था, ये डेफिनेशन वाला था अगर आपको याद हो तो। कि गवर्नमेंट जो है वो इसका एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा और उसके क्वालिफाइड अमंग्स द पैनल ऑफ क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स पोजेसिंग सच क्वालिफिकेशंस, यानी कि एक पैनल होगा लोगों का, यानी कि एक इंटरव्यू होगा पूरे लोगों का और उसमें से एक ऐसा एक्सपर्ट बंदा जो है वो फाइंड किया जाएगा जिसके अंदर जो है वो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मौजूद होंगी एंड सिलेक्टेड प्रिस्क्राइब मैनर अंटिल प्रिस्क्राइब्ड एज द गवर्नमेंट में डिटरमिन। ठीक है जी। और गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए प्रिस्क्राइब करेगी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या एक्सपोजर होगा। तो ये सारे का सारा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर डिफाइन किया जाएगा। इसके बाद है जी दी डायरेक्टर जनरल शैल बी एन एक्सपर्ट इन वन और मोर डिसिप्लिन ऑफ फोरेंसिक साइंस रेलिवेंट टू, यानी एक या एक से ज्यादा ये जो डिसिप्लिन हैं इनके अंदर वो एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में, फूड में या ड्रग में, यानी कम से कम किसी एक में, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम इनमें से किसी एक के अंदर उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद देखें जी द डायरेक्टर जनरल शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिन्यूएबल टर्म ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए डायरेक्टर जनरल को लगाया जाएगा और उसके बाद उसकी टर्म को रिन्यू भी किया जा सकता है। नंबर 4 क्या है, गवर्नमेंट शैल डिटरमिन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल। गवर्नमेंट जो है उसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसके साथ तय करेगी। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5 ये कहता है द गवर्नमेंट में ऑफर नोटिस एंड इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब मैनर रिमूव द डायरेक्टर जनरल, यानी कि डायरेक्टर जनरल को रिमूव भी किया जा सकता है किस चीज के ऊपर, ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी अगर होती है, उसकी कोई करप्शन होती है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म सर्विसेज है, उसकी मेडिकल रीजन की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से अगर वो जो है वो केपेबल नहीं रहता तो गवर्नमेंट उसको हटा भी सकती है। सब सेक्शन 6 क्या कहता है, द डायरेक्टर जनरल शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबका ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, यानी उन सबका बॉस होगा। और उसके अलावा और जनरल सुपरविजन जो है वो सारी इसके अंदर होगी और ये अपनी अथॉरिटी जो है वो किसी को डेलीगेट भी कर सकता है। फाइनेंशियल पावर्स जो है वो भी जी के पास ही होंगी, यानी चेक साइन करने की और पफ्डा का जो फंड है या जो उसके अकाउंट है वो भी उसको भी यही रन करेगा। इसके बाद बात आती है जी एक्सपर्ट्स की, ये सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 जो है वो एक्सपर्ट्स के बारे में है। द अथॉरिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट में अपॉइंट एक्सपर्ट्स, अब ये एक्सपर्ट्स जो है वो भी अपॉइंट कर सकती है और उसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, मार्केट बेस्ड सैलरी वगैरह है वो तय कर सकती है। और ये अथॉरिटी को उन्होंने क्या किया हुआ है, इसका मजाज कर दिया, उसको पावर दे दी है। उसके बाद अथॉरिटी शैल नॉट अपॉइंट अ पर्सन एज एक्सपर्ट, यानी वो किसी ऐसे शख्स को जो है वो
एक्सपर्ट नहीं लगा सकते अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू कंडक्ट, जब तक कि वो जो उसको ये रीजनेबल अश्योरेंस ना हो कि वो एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट है किसमें, फोरेंसिक एग्जामिनेशन के अंदर किस चीज के, फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड के, फूड के और ड्रग के। यानी कि एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो जेन्युइनली एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि वो एक टेक्निकल पर्सन होना चाहिए। उसके बाद एक्सपर्ट सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3 कहते हैं पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी एज एन एक्सपर्ट शेल बी डीम्ड एज, ये क्या होना चाहिए जी, सेक्शन 3 का सबसेक्शन सेक्शन 3 सेक्शन 8 है, सबसेक्शन 3 है, क्लॉज ए है। एन एक्सपर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 510 ऑफ द कोड, सेक्शन 510 ऑफ द ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ठीक है जी, सीपीसी है, और इसके 510 के तहत जो उसमें एक्सपर्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है वो उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। इसका क्लॉज बी क्या कहता है, अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन फोरेंसिक एग्जामिनेशन, एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन का पता हो, ठीक है। और उसके अलावा सी में क्या कहते हैं, अ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर द ड्रग एक्ट 1976, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है उसको भी एक्सपर्ट कहा जाएगा, ठीक है, ड्रग एक्ट 1976 के तहत जो है वो, जो कि जिसकी डेफिनेशन पे वो पूरा उतरता है। इसी तरह से उसके बाद है जी अ पब्लिक एनालिस्ट डी में, अ पब्लिक एनालिस्ट अंडर द पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत जो पब्लिक एनालिस्ट की जो डेफिनेशन दी गई है, अगर उसके ऊपर वो शख्स पूरा उतरता है तो भी जो है उसको एक्सपर्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा जो है ई में क्या कहता है, इस क्लॉज में, एन एग्रीकल्चर केमिस्ट अंडर द पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973, इसके अंदर यानी कि ये जो पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973 है, इसके अंदर जो एग्रीकल्चर केमिस्ट की जो डेफिनेशन दी गई है, अगर कोई शख्स उस पर पूरा उतरता है तो उसको भी एज ए एक्सपर्ट हायर किया जा सकता है। अथॉरिटी शैल नॉट इंटरेस्ट फोरेंसिक एग्जामिनेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी, पेस्टिसाइड, फूड और ड्रग टू द पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर कोई शख्स फॉल्स एविडेंस देता है, ठीक है, या जो फॉल्स किस्म की जो है वो टेस्टिंग रिपोर्ट देता है, ठीक है, गलत एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, तो उसको दोबारा एक्सपर्ट नहीं रखा जा सकता, या माजी में अगर उसके ऊपर इस तरह की कोई कन्विक्शन हुई है, ठीक है, उसका उस पर जो है वो इस तरह के कोई एलिगेशन थे, तो उसको जो है वो इसमें एक्सपर्ट के तौर पे नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेक्शन 9 एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। A court, tribunal or concerned authority may send the authority the sample of the fertilizer, pesticide, food or drug। इसका मतलब ये है कि कोई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई कंसर्न अथॉरिटी, यानी जैसे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, या कोई और अथॉरिटी जो है वो अगर इनको कोई सैंपल भेजे तो ये पाबंद है कि वो उसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली हमारे पास नहीं आया, या ये हमारी जॉब नहीं है, या हमारी ड्यूटी नहीं है, ये पाबंद है कि उसके ऊपर ये एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। सेक्शन 9 के तहत गवर्नमेंट ने इनको बंद कर दिया। उसके बाद सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 है, ये कहता है अथॉरिटी शैल authenticate and send the expert opinion to the court, tribunal and concerned authority in the prescribed manner। जो भी मैनर, जो भी तरीकाकार जो है वो आपने प्रिस्क्राइब किया हुआ, जो भी आपने उसका फॉर्मेट बनाया हुआ, उस फॉर्मेट के ऊपर अथॉरिटी पाबंद है कि वो उनको उसका ओपिनियन प्रोवाइड करे, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन दे। नंबर 3 है एक्सपर्ट ओपिनियन शैल कैरी द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एक्सपर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप ने भी एग्जामिनेशन किया है, उसका नेम और डेजिग्नेशन लिखा जाएगा, क्योंकि अगर बाद में गलत एग्जामिनेशन हुआ है तो उस बंदे को जो है वो रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा सके, तो ये एग्जामिनेशन के अंदर लाजमी होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर ये लाजमी होता है कि उस शख्स को जो है वो पर्सनली लायबल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ ओपिनियन है, अगर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर जो है वो क्लैरिटी ना हो तो क्लैरिफिकेशन ऑफ ओपिनियन के लिए दोबारा भी कोर्ट या वो अथॉरिटी इनको लिख सकती है, और ये क्लैरिफाई करने के पाबंद है। ये नहीं कहेंगे कि जी हमने एक दफा रिजल्ट दे दिया, अब हमने क्लैरिफिकेशन नहीं देनी, बल्कि ये उसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन देने के भी पाबंद हैं। इफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट क्लियर, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल और द कंसर्न्ड अथॉरिटी में रेफर टू द अथॉरिटी फॉर क्लैरिफिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए वो दोबारा इसके साथ कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 है, अथॉरिटी शैल ऑन रिसीट ऑफ द रेफरेंस सेंड द क्लैरिफिकेशन, यानी जब उसको जो है वो इस तरह का कोई रेफरेंस मिलेगा, कोई लेटर, कोई रिक्वेस्ट मिलेगी, तो वो इसके ऊपर अपना क्लेरिफिकेशन ऑफ ओपिनियन जरूर सबमिट करेंगे, ये पाबंद है इसके। और नंबर 3 में क्या है, इफ द कंडीशन ऑफ द सैंपल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फूड और ड्रग और एनी अदर फैक्ट डज नॉट अलाउ सबमिशन ऑफ द क्लियर आंसर, यानी अगर वो क्लियर आंसर नहीं दे सकते, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो केमिकल्स नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो फिर रिटर्न में अपनी इनएबिलिटी जो है उसको शो करेंगे। वो बताएंगे कि जी हम इसमें इनेबल नहीं है, हम केपेबल नहीं है, हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसकी ये रीजंस हैं। लेकिन जो है वो इसमें क्लेरिफिकेशन से इनकार नहीं कर सकते कि जस्ट इस वजह से कि जी हमने एक दफा रिजल्ट दे दिया, अब हम इसकी क्लेरिफिकेशन आपको नहीं देंगे। इसके बाद है जी री एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल। बाज़ का ऐसा होता है कि एक सैंपल जो है उसका रिजल्ट वो जाता है एनालिसिस के लिए, उसका एनालिसिस होता है, टेस्टिंग होती है, और उसका रिजल्ट आ जाता है, तो लोग उससे मुतमिन नहीं होते, तो उसको वो फिर री एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब ये सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 1 है, अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट
may for sufficient cause submit for re-examination of the application before the court, tribunal or concerned authority before which the opinion is rendered, or the court or tribunal before which the opinion is submitted by the concerned authority। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीव पर्सन है, अगर कोई शख्स किसी अथॉरिटी के सामने है और उसके पास सफिशिएंट कॉज मौजूद है, तो वो री एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट दे सकता है कि भाई मुझे इस पे एतबार नहीं है, आप इसको दोबारा चेक कर लें। If the court, tribunal, or concerned authority is satisfied that there are sufficient grounds for the reconsideration of the opinion, it may be a reason to record in writing, direct the authority to re-examine the sample of fertilizer, pesticide, food or drug। अगर कोर्ट को या उस कंसर्न अथॉरिटी को ये लगता है कि वो जो एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि उसका सैंपल जो है री एग्जामिन होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली उसको री एग्जामिन करेंगे और अथॉरिटी को वो लिखेंगे, और अथॉरिटी पाबंद है, या अथॉरिटी से मुराद ये कि पेफ्डा जो है वो पाबंद है कि उसको री एग्जामिन करे। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि डायरेक्टर जनरल शेल ऑन रिसीट ऑफ द डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ पैनल ऑफ द 3 मोर एक्सपर्ट्स। अब इसकी दफा अब जब री एग्जामिनेशन के लिए आएगा तो अब अकेला बंदा इसका एग्जामिनेशन नहीं करेगा, बल्कि अब ये पैनल एग्जामिनेशन होगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि एक्सपर्ट ऑफ री एग्जामिनेशन सैंपल ऑफ द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फूड और ड्रग रेफर द सेम टू द फोरेंसिक एग्जामिनेशन फैसिलिटी। अब ये 3 लोग अपना ओपिनियन देंगे, और इसके अलावा दी डायरेक्टर जनरल शेल सबमिट, ये सब सेक्शन 4 है, द फाइंडिंग ऑफ द टीम एक्सपर्ट्स और इन फोरेंसिक फैसिलिटी इन कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कंसर्न अथॉरिटी। डायरेक्टर जनरल जो है वो क्या करेगा, फिर इन फाइंडिंग्स को उस कोर्ट में या उस ट्रिब्यूनल में या उस कंसर्न अथॉरिटी के अंदर जो है वो वहां पे उनको सेंड कर देगा या प्रेजेंट कर देगा जिन्होंने इससे रिक्वायर की है। इसके बाद सेक्शन 12 है हमारे पास, जो कि फंड के बारे में। फंड से मुराद ये है कि पेप्डा का अकाउंट, पेप्डा का जो अकाउंट है उसमें पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे और कैसे खर्च किए जाएंगे, ये इससे रिलेटेड है। इसमें सेक्शन 12 है, सब सेक्शन 1 है, क्या कहता है कि देयर शैल बी एस्टैब्लिश द फंड टू बी नोन एज पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी फंड। इसका मतलब ये है कि पेप्डा का जो अकाउंट है वो किस नाम से खुलेगा, वो इस नाम से खुलेगा। ठीक है जी। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो कहता है कि द फंड शैल कंसिस्ट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई फंड इनको मिलता है, कोई बजट मिलता है, वो भी इसमें आप जमा करवाएंगे। लोन या ग्रांट आपको कोई मिलती है, वो भी आप इसमें जमा करवाएंगे। ग्रांट लोन आप किसी और से निगोशिएट करते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लेते हैं, या आप जो है वो किसी कमर्शियल बैंक से या स्टेट बैंक से लोन ले लेते हैं, तो वो भी जो है वो सारे का सारा आपका इसी अकाउंट के अंदर ही रूट होगा। ठीक है, इसी अकाउंट में जमा होगा, इसी फंड में वो पैसे आएंगे। उसके अलावा जो आप फी चार्ज करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग की चार्जेस आप लेंगे, कोई रेंटल वगैरह आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसका रेंट आपके पास आ रहा है, या कोई फाइन वगैरह आप चार्ज कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो वो सारे का सारा पैसा जो है वो भी किस में जाएगा, वो आपके इस फंड में जाएगा, और इसी फंड से पेप्डा अपने अखराजात पूरे करेगी। जो ऑटोनॉमस बॉडीज है उनको बनाने का मकसद ये होता है कि उसकी इनकम के सोर्सेज होते हैं, और उन सोर्सेज से वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है, जैसे एलडीए है, जैसे वासा है, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, जैसे पीएफएसए वगैरह है। ये सारी की सारी जो है वो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, और ये सारी अपने एक्सपेंसेस खुद मीट करती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट फर्दर अलाइड डिपार्टमेंट या अटैच डिपार्टमेंट बनाने की बजाय क्या कर रही है कि ऑटोनॉमस बॉडीज बनाने के ऊपर ज्यादा प्रेफर कर रही है। उसके बाद क्लॉज ई है, वो कहती है कि इनकम फ्रॉम द लीज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी। कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी होती है या कोई लीज वगैरह पे कोई चीज देते हैं, तो वो भी जो है वो इसी फंड में या इसी अकाउंट में जमा होगी। ये फंड से मुराद जो है ना, आप इसको अकाउंट ही समझे, ये अकाउंट ही है बेसिकली। फंड्स फ्रॉम द फ्लोटिंग बॉन्ड्स है, कोई बॉन्ड इशू करती है या शेयर इशू करती है, क्योंकि हमने कहा था कि ये बिल्कुल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह है, तो ये अपने शेयर्स भी इशू कर सकती है, इसके पास ये पावर मौजूद है। अगर इसको फंड्स की जरूरत है तो अपने शेयर भी दे सकती है लोगों को, तो वो भी जो है वो सारे के सारे उससे जो फंड्स आएंगे वो भी इसी अकाउंट में जमा होंगे। उसके बाद है जी ऑल अदर सम्स रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी। इसके अलावा कोई भी सम जो है वो जो यहाँ इसका जिक्र नहीं हो सका, वो भी अथॉरिटी जो है वो इसके अंदर जमा करवाएगी। और सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द अथॉरिटी शैल मीट ऑल इट्स एक्सपेंसेस फ्रॉम द फंड एंड शैल एक्सरसाइज प्रूडेंस इन इट्स एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ फंड। ठीक है जी, अब उसने बता दिया कि जो भी एक्सपेंडिचर है भाई आपने इधर से खर्चे अपने फंड से पूरे करने हैं, और इनको बड़ा सोच समझ के प्रूडेंस के साथ आपने खर्च करना है। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे ये जो सेक्शन 13 है, ये पेफ्डा को ऑथराइज कर रहा है कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। द अथॉरिटी में ओपन एंड मेंटेन इट्स अकाउंट सच एज शेड्यूल्ड बैंक्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अनटिल सो प्रिस्क्राइब्ड एज द अथॉरिटी में डिटरमिन। यानी कि वो इसमें ऑथराइज कर रहे हैं कि आप शेड्यूल्ड बैंक के अंदर अपने अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं, और अकाउंट जो है वो मल्टीपल होंगे। मिसाल के तौर पे एक बीओपी में है, एक नेशनल बैंक में है, एक अल फलाह में है, किसी और बैंक में है,
तो मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मिलके कॉन्स्टिट्यूट किसे करेंगे? पेफडा फंड को। ठीक है जी, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे? ये पेफडा फंड बनाएंगे। इन सारे के जो पैसे हैं वो इकट्ठे कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाएगा कि जी ये पेफडा फंड है। इसके बाद है जी बजट एंड अकाउंट्स, ये सेक्शन 14 है। इसका सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? डायरेक्टर जनरल शैल प्रिपेयर द बजट, यानी कि आप बजट बनाएंगे अगले पूरे साल का। मिसाल के तौर पे अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को खत्म होता है। अगले पूरे साल का आप बजट बनाएंगे और उसकी बेस पे उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि अब अपनी उसके साथ साथ आप एक तो आप बजट बनाएंगे और दूसरा उसके साथ साथ आप अपनी आमदनी का जो है वो भी हिसाब किताब रखेंगे कि इस बजट को पूरा करने के लिए। बजट बेसिकली क्या होता है कि अगले पूरे साल के अंदर आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे और उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप कहाँ कहाँ से इनकम्स जनरेट करेंगे। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास सबसेक्शन 2 है, वो क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल शैल प्लेस द बजट फॉर अप्रूवल बिफोर द अथॉरिटी एट लीस्ट 45 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से यानी यकम जुलाई से 45 दिन पहले पहले आप क्या करेंगे? बजट अपना बना लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगले साल हमें कितना खर्चा करना है, हमें कितने पैसों की जरूरत है और ये पैसे कहाँ से आएंगे। दी अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अकाउंट्स जो है वो कैसे मेंटेन किए जाएंगे, उनको ऑपरेट कौन करेगा, सिग्नेटरी कौन कौन से होंगे, 2 होंगे सिग्नेटरी, 1 होगा या 3 होंगे, ये सारा कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जी ऑडिट की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका ऑडिट करेगा। अब इसके ऑडिट देंगे कितनी टाइप के होंगे। एक ऑडिट जो है वो ऑडिटर जनरल करेगा। उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन 2 ये कहता है द अथॉरिटी शैल अपॉइंट द फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट। दूसरा ऑडिट जो है वो कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म करेगी। ये तमाम की तमाम जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनके इसी तरह से ऑडिट होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो कैटेगरी ए की अकाउंटेंसी फर्म होनी चाहिए जिसको स्टेट बैंक ने कैटेगरी ए दी हुई हो, और वो क्या करेगी? उसकी एनुअल रिपोर्ट भी देगी और उसका ऑडिट भी करेगी। इसके बाद नंबर 3 पे क्या है? ऑडिटर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2। सेक्शन 2 के तहत जो भी आपने सेक्शन 1 और 2 में जो भी आपने ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो अथॉरिटी यानी बोर्ड के सामने जो है वो क्या की जाएगी? प्रेजेंट की जाएगी एंड मेक सच डिसीजन एज मे बी नेसेसरी इन द लाइट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और उसकी बेस पे जो है वो आप डिसीजन मेकिंग अपनी करेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म जो है ये दोनों ऑडिट करेंगे। उसकी रिपोर्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश की जाएगी बोर्ड मीटिंग में, और उसकी बेस पे जो नेसेसरी डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे, बिकॉज वो रिकमेंडेशंस भी साथ में देते हैं कि आप इसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये जो सेक्शन 16 है ये डायरेक्टर जनरल को या अथॉरिटी को ये पावर देता है कि आपको जरूरत के लिए जितने भी लोग चाहिए उनकी आप अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले एक्ट बनता है उसके बाद एडवर्टीजमेंट आती है। इस सेक्शन 16 के तहत जो है वो आप सब लोगों की अपॉइंटमेंट होनी है। इसका मतलब ये है, अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो किस सेक्शन के तहत हो रही है, तो आपने उनको बताना है कि ये सेक्शन 16 है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इसके बाद देखें सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? Subject to the prior approval of the authority, the Director General may appoint such employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the authority on such terms and condition and on such market-based remuneration as the authority may through regulations prescribe। ठीक है जी, इसमें आप जितने लोग आपको चाहिए, ठीक है, जो आपके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी हैं, उसके लिए पहले आप रेगुलेशंस बनाएंगे। आप ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से लोग चाहिए। ठीक है, अब ये जो एडवर्टीजमेंट आई है ये सारे का सारा पहले रेगुलेशंस बनी है और उसके अंदर लिखा गया है कि हमें हमें जो है वो टेक्निकल मैनेजर्स कौन कौन से चाहिए, उसके बाद जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो रेगुलेशंस के अंदर या रूल्स के अंदर पहले लिखा गया है। उसके बाद फिर ये एडवर्टीजमेंट हुई है। इसके बाद क्या है? सबसेक्शन 2 क्या कहता है जी? द अथॉरिटी शैल नॉट ट्रांसफर और lend any of its employees to any other organization or government and shall not accept by transfer on deputation any officer or official of any organization or government। अथॉरिटी जो है वो अपने लोगों को किसी और अथॉरिटी को लैंड नहीं करेगी, यानी जहां पे या किसी और गवर्नमेंट को की बॉडी को नहीं देगी। ठीक है, और shall not accept by transfer or deputation or on deputation any officer or official of such organization or government। या गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर डेपुटेशन वगैरह पे जो है वो इसके पास भी नहीं आएगा, ना यहाँ से कोई ट्रांसफर होकर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। यानी यहाँ पे डेपुटेशन वगैरह में पाबंदी है, लेकिन ये जो सेक्शन है वो इतना ज्यादा यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आमतौर पे जो है वो इसको आमतौर पे होता ये है कि सीएसपीज वगैरह जो है वो यहाँ पर हायर हो जाते हैं। ठीक है जी, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 है गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग द पुलिस एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट इनिशिएट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द ऑफिशियल कंडक्ट ऑफ एनी ऑफ द एम्प्लॉयज विदाउट प्रायर अप्रूवल एंड कंप्लेंट ऑफ द अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है या पुलिस है या कोई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जब तक अथॉरिटी या डीजी उनको डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो उस वक्त तक वो किसी किस्म की कोई इंक्वायरी स्टैंड
नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट प्रायर अप्रूवल जो है वो किसी किस्म की किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके बाद सेक्शन 17 है जी, पब्लिक सर्वेंट्स। ऑल पर्सन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट। यानी जहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं जितने भी, उन सबको पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा। और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है, जो पब्लिक सर्वेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या उसके ऊपर जो सजाएं हैं, ठीक है, इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, इनएफिशिएंसी, करप्शन वगैरह, वो सारी की सारी उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर सिलेक्शन आप सारे के सारे लोग जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। सिविल सर्वेंट नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक सर्वेंट जरूर होंगे। उसके बाद सेक्शन 18 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। जो डायरेक्टर जनरल है वो डेलीगेशन ऑफ, उसको जो है वो पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डेलीगेशन ऑफ पावर करता है, यानी बहुत सारी पावर जो है वो डीजी को दे देता है, ताकि हर काम के लिए बोर्ड मीटिंग ना बुलवानी पड़े। लेकिन कुछ पावर जो है वो अपने पास रखता है, जो कि सेक्शन 18 आपको बताता है। अब सेक्शन 18 किस चीज के बारे में है? डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बारे में। अब डेलीगेशन ऑफ पावर्स में कौन कौन सी पावर्स आ जाती हैं? इसमें सबसे पहले ए है हमारे पास, अडॉप्टेशन और अमेंडमेंट और रिपील ऑफ रेगुलेशन। यानी किसी भी रेगुलेशन को डीजी जो है वो रिपील नहीं कर सकता अकेला, ठीक है, बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत होगी। बी में है अप्रूवल ऑफ द एनुअल बजट ऑफ अथॉरिटी। एनुअल बजट जो है वो अथॉरिटी का, वो अकेला डीजी उसकी अप्रूवल नहीं दे सकता, बल्कि उसके लिए आपको बोर्ड की जरूरत है। उसके बाद कंसिडरेशन है डिसीजन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उसकी अप्रूवल या उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना है वो डीजी अकेला नहीं लेगा, बल्कि बोर्ड की जरूरत पड़ेगी उसको। अप्रूवल ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं या प्रोसीजर अगर आपने कोई भी बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, तो वो डीजी अकेला जो है आइसोलेशन में उसको अप्रूव नहीं करेगा, बल्कि उसको बोर्ड अप्रूव करेगा या अथॉरिटी अप्रूव करेगी। उसके बाद है फिल अ वैकेंसी इन अ कमेटी ऑफ द अथॉरिटी। अगर आपने कमेटी के अंदर किसी शख्स को लेके आना है, ठीक है, वैकेंसी को फिल करना है, या आपने जो है वो किसी को रिमूव करना है, तो फिर उसके लिए जो है वो आपको बोर्ड की पावर की जरूरत है। अदरवाइज आप अकेले आइसोलेशन में अकेला डीजी जो है वो इस डिसीजन को नहीं ले सकता। इसके बाद आता है जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये है सेक्शन नंबर 19, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक ऐसा शख्स मिसाल के तौर पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर है, यानी पेफ्टा में मेंबर है, और वो शख्स जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को जो है वो सप्लायर बना देता है, वेंडर बना देता है, कॉन्ट्रैक्टर बना देता है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है। तो ऐसी सूरत में इसे हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसी शख्स को मिलेंगे, चाहे वो उसका उसका जो है वो रिलेटिव है, या उसका कोई बेटा है, भाई है, भांजा, भतीजा है, इस तरह से कोई भी मामला है, तो इस सूरत में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी क्या क्या सिचुएशंस हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अ मेंबर शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिज पोजीशन। यानी वो जिस पोजीशन के ऊपर जो शख्स मेंबर वगैरह जो बैठा हुआ है, अपनी पोजीशन से किसी किस्म का कोई प्रॉफिट जो है वो गेन नहीं करेगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है वो क्या कह रहा है? The pecuniary interest of the immediate family members or close personal or business associates। इसका मतलब यह है कि कोई immediate family member है, कोई कोई पर्सनल कोई बिजनेस एसोसिएट है, या उसका कोई करीबी बहुत ज्यादा है, उस शख्स को जो है वो उसको पेक्यूनरी इंटरेस्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि वो शख्स का कोई अपना ब्लड रिलेशन ही है, बल्कि उसका कोई क्लोज पर्सनल या बिजनेस एसोसिएट भी है, उसका उसका कोई दोस्त है, या उसका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, या उसका कोई कोई और रिलेशनशिप है उसके साथ। तो वो सारे के सारे जो है उसको पेक्यूनरी इंटरेस्ट, वो सारे के सारे जो है उसके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर ही कंसीडर किए जाएंगे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? मेंबर शेल बी इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इफ द मेंबर। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस किस सूरत के अंदर होगा, अब यहाँ पे ये बताएंगे। मिसाल के तौर पे इसमें पहली सिचुएशन क्या है? ए इज एन एम्प्लॉय अ पेड कंसल्टेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी दैट हैज ऑफ अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द एंटिटीज दैट हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है वो एम्प्लॉय है या पेड कंसल्टेंट है, ठीक है, किसी भी बिजनेस का, और फिर ट्रेड एसोसिएशन या किसी ट्रेड एसोसिएशन का, और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अथॉरिटी के किसी भी फंक्शन के अंदर, सही है। मिसाल के तौर पे वो अथॉरिटी का एम्प्लॉय है, मेंबर है, कुछ भी है, पर एट द सेम टाइम वो किसी का पेड कंसल्टेंट बना हुआ है या किसी और का एम्प्लॉय बना हुआ है, तो इस सूरत में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में उस शख्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या उसके अलावा क्या है जी? मेंबर जो है वो ओन करता है या कंट्रोल करता है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 10% इक्विटी इन द बिजनेस एंटिटी। यानी कोई बिजनेस है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट यानी पेफ्डा का कोई कॉन्ट्रैक्टर है, या उसका सप्लायर है, वेंडर वगैरह है, और पेफ्डा के किसी मेंबर का जो है वो उसमें 10% से ज्यादा का शेयर है, यानी 25% शेयर है उस बिजनेस के अंदर,
और उसने क्या किया हुआ है, उसको रिक्वेस्ट करके उसको पेफ्डा के अंदर ही लगवाया हुआ है और पेफ्डा से उसको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके बाद सी में देखें, इसमें क्या है जी, रिसीव्स मोर देन 25% ऑफ हिज इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम अ बिजनेस, यानी कि एक शख्स है अगर 25% से ज्यादा इनकम उसकी किसी ऐसे बिजनेस से आ रही है, ठीक है, जो कि पेफ्डा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्टर है या इस तरह के किसी ट्रेड एसोसिएशन के अंदर है, सप्लायर है, वेंडर है, तो इस सिचुएशन में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा और वो मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और बेनिफिट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियली और अदरवाइज फ्रॉम बीइंग अ मेंबर, या फिर किसी भी तरह से जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियली या किसी भी तरह से उसको अगर वो बेनिफिट ले रहा है अपने मेंबर होने का, अदर देन सैलरी और जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स उसके साथ डिसाइड हुए हैं, तो ऐसी सूरत में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टैब्लिश होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में क्या होगा कि उसको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, अ मेंबर शेल डिस्क्लोज अ पोटेंशियल। अब उसके बाद अगर किसी का कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो उसको डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, अथॉरिटी के सामने, सही है, और अथॉरिटी जो है उसके ऊपर डिसीजन लेगी। इसके बाद जो सबसेक्शन 5 है वो क्या कहता है, इफ अ मेंबर इज नॉट सर्टन अबाउट द सिचुएशन, अगर वो सर्टन नहीं है यानी उसको उसको ये श्योरिटी नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, तो भी जो है वो अथॉरिटी की एडवाइस लेगा। उसके बाद सबसेक्शन 6 क्या कहता है, अ मेंबर शैल नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी। हाँ, अगर किसी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड होना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस मीटिंग की प्रोसीडिंग के अंदर वो मेंबर मौजूद नहीं हो, ठीक है, उस एजेंडा के अंदर वो मेंबर जो है वो नहीं होगा। उसके बाद सबसेक्शन 7 क्या कहता है, द डिस्क्लोजर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसका जो डिस्क्लोजर है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर भी आप लिखेंगे, उसमें क्लियरली आप मेंशन करेंगे कि इसका जो डिसीजन हुआ है वो क्या हुआ है, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, और इसको डॉक्यूमेंटेशन में लेके आएंगे, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन सबको जो है वो उसकी कॉपीज दी जाएंगी और इसको अथॉरिटी के रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाएगा ताकि फ्यूचर में वो काम आए। ऑफेंस का मतलब कोई जुर्म होता है। इफ एन एम्प्लॉय नोइंगली और नेग्लिजेंटली रेंडर्स फॉल्स इनकरेक्ट और मिसलीडिंग ओपिनियन बिफोर द कोर्ट। अब ये सेक्शन 20 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस से रिलेटेड है, और ये जो लैब्स होती हैं इस तरह की जो कि एग्जामिनेशन प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अब इसके अंदर अगर कोई शख्स जो है वो जानबूझ के किसी से पैसे पकड़ के कोई इनकरेक्ट, मिसलीडिंग या रॉन्ग जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जी, अगर मिसाल के तौर पे किसी चीज के अंदर शहद है, उसका सैंपल आया, उसके अंदर अडल्ट्रेशन या मिलावट मौजूद थी, लेकिन ये ओपिनियन ये दिया गया कि जी किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है और ये बिल्कुल प्योर है, और बाद में अगर वो चीज़ जो है वो अनर्थ हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो उसको क्या किया जाएगा, ऐसी सूरत में उसको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट जो है वो क्या है, ये यहाँ पे मेंशन है, उसके एक्सटेंड टू द 3 years कैन नॉट बी लेस देन 1 month, यानी कि मैक्सिमम 3 years है और 1 month से कम जो है वो नहीं होगी, और फाइन होगा 500,000 मैक्सिमम, ठीक है, 5 लाख रुपया, और यू शुड नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज और 25,000 मिनिमम, यानी कि इसमें 3 साल तक मैक्सिमम सजा हो सकती है। कम से कम सजा जो है वो 1 महीने की होगी। फाइन जो है वो मैक्सिमम 5 लाख का हो सकता है, लेकिन कम से कम फाइन 25,000 का होगा। ऑन दी अदर साइड, द ऑफेंस अंडर सेक्शन शैल बी ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी सेशन कोर्ट के अंदर ये इसको ट्राई किया जाएगा, यानी वहां पे इसका मुकदमा चलाया जाएगा। सेक्शन 3 क्या कहता है, कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द डायरेक्टर जर्नल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। कॉग्निजेंस का मतलब या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब ऐसे ऑफेंसेस को कहा जाता है जिनके अंदर अरेस्ट वारंट वगैरह की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसमें ये कहा है कि चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो डायरेक्टर जनरल खुद जो है वो इन राइटिंग देगा कि ये शख्स जो है इसने गलत रिपोर्ट दी है, इसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, इसको जो है वो सजा दी जाए, इसको ट्राई किया जाए अंडर सेक्शन 20। तो फिर इसके तहत जो है उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, और कोर्ट जो है वो इस पर फैसला करेगी। फैसले की अथॉरिटी जो है वो कोर्ट के पास है, पहले सेशन कोर्ट में जाएगा, और अगर वहां से वो इस फैसले के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, ठीक है, वो पर्सन जो है जो वो अपने आप को एग्रीव्ड समझ रहा है, तो वो फिर उसके बाद अपील में जाएगा, और अपील कहाँ पे होगी, अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। कितने दिन के अंदर, विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर। अब ये सेक्शन 21 जो है वो अपील को ही डिस्कस करता है। अगर किसी शख्स के बारे में सेशन कोर्ट के अंदर एक डिसीजन आ गया है अंडर सेक्शन 20, लेकिन वो इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा, विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि ये एक प्रोविंशियल अथॉरिटी है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर अपील करेगा। ये अपील का राइट जो है वो उसको इदारे ने दिया है। इसके बाद रिकवरी ऑफ ड्यूज है। अथॉरिटी जो है अगर उसने किसी को फाइन किया है, किसी को फी चार्ज किया और वो दे नहीं रहा, तो अथॉरिटी जो है वो मजाज है कि वो उस
की रिकवरी ऑफ ड्यूज जो है वो उससे वापस ले। इस सूरत में वो क्या करेगी, अपने किसी ऑफिसर को कलेक्टर के इख्तियारात देगी। कलेक्टर के इख्तियारात जो हैं वो किसके तहत दिए जाएंगे, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत। ये कलेक्टर के जो इख्तियारात हैं ये किसके पास होते हैं, आमतौर पर ये डिस्ट्रिक्ट में डीसी के पास होते हैं। तो यही वाले इख्तियारात इसको दिए जाएंगे और इसके तहत ये जाके इसका ये काफी लंबे चौड़े इख्तियारात है। इसका मतलब ये है कि वो जाके उसकी प्रॉपर्टी को सील कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। तो ये यानी कि ठीक ठाक किस्म की पावर है। उसके बाद जो है वो सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द फी चार्ज अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स और रेगुलेशंस शैल बी डिपॉजिटेड इन द फंड ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशंस शैल बी डिपॉजिटेड इन द फंड ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि जो भी फीस जो है वो चार्ज की जा रही है इस सेक्शन के तहत वो कहाँ पे, वो पेफडा के फंड में यानी उसके अकाउंट में जमा कराई जाएगी। सेक्शन 23 देखें जी, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब पूरा साल जब इन्होंने काम कर लिया तो उसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी सारी बातें सबमिट करनी पड़ेगी। द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एंड फॉरवर्ड द गवर्नमेंट बाय 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर को पिछले साल की जो पूरी परफॉर्मेंस है, द एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द फोरेंसिक एग्जामिनेशन और टेस्टिंग सैंपल्स ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड फूड एंड ड्रग ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसकी रिपोर्ट, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर यानी 3 महीने के अंदर अंदर आप पिछले पूरे साल की जो रिपोर्ट है वो बनाएंगे और गवर्नमेंट को आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ये गवर्नमेंट ये रिपोर्ट कहाँ पे, ये असेंबली के अंदर सबमिट होती है आमतौर पे। एक जो है वो इसकी कॉपी जो कि इनके सेक्रेटरी होंगे उनके पास जाएगी और दूसरी जो है वो इसकी जो कॉपी है वो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जाएगी और वहां पे जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। तो कोई ना कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा आमतौर पे जो है वो, जो इनके मिनिस्टर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, एमपीए वगैरह होते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट करते हैं या बाज़ औक़ात डीजी भी प्रेजेंट करता है। सेक्शन 24 का देखिए, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन से रिलेटेड है। द गवर्नमेंट शैल एटलीस्ट वंस इन अ ईयर कंडक्ट अ कॉज टू बी कंडक्टेड द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द अथॉरिटी। परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो साल में एक बार जो है वो होगा, असेस करेगी, इवेल्युएट करेगी इसकी परफॉर्मेंस को और फिर ये देखा जाएगा कि जो एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, एक्ट के मुताबिक वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। बेसिकली जो है वो उनसे परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग जो है वो की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आपने पूरे एक साल के अंदर क्या किया। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है जी, द गवर्नमेंट शैल इवेल्युएट द रिपोर्ट मेंशन इन द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 23 एंड सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन एंड शैल इशू सच डायरेक्शंस टू द अथॉरिटी एज मे नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स अंडर दिस एक्ट एंड द अथॉरिटी शैल इंप्लीमेंट द डायरेक्शंस। गवर्नमेंट जो है वो फिर इन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की जो असेसमेंट जो फाइंडिंग्स होंगी उसकी बेस पे फर्दर इनको डायरेक्शंस भी दे सकती है कि आप को फर्दर जो है वो क्या क्या करने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजों में आप एफिशिएंट हैं, कौन कौन सी चीजों में आपको फर्दर एफिशिएंसी की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट इनको थ्रू डायरेक्शन जो है वो पास करेगी। सेक्शन 25 है जी, अदर लॉज द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी रीड इन कंजंक्शन विद, ठीक है, एंड नॉट इन डेरोगेशन फ्रॉम एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, अब इसमें ना आपने देखा होगा बार बार जो है वो अदर लॉज का जिक्र हो रहा है, तो इसकी जो क्लॉजेज हैं उसको उनके साथ मिला के पढ़ा जाएगा, ना कि उनकी डेरोगेशन करके, यानी उन फी करके या उन कवानीन की तौहीन करके इसको पढ़ा जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो कानून जो है उसको सरपास कर दिया जाएगा, उसको सुपरसीड कर दिया जाएगा और ये कानून जो है ये प्रिवेल करेगा। इसका मतलब ये है कि ये कानून भी है और वो कानून भी है, लेकिन बाज जगहों के ऊपर अगर किसी जगह के ऊपर कोई इनकंसिस्टेंसी या कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन या टेस्टिंग एफडा का जो एक्ट है उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसको जो है वो वहां पे माना जाएगा, वो प्रिवेल करेगा। अदरवाइज जो है वो इसको कंजंक्शन में पढ़ा जाएगा, डेरोगेशन में नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद सेक्शन 26 है जी। सेक्शन 26 क्या कहता है कि रूल्स बना सकते हैं। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, इस एक्ट का जो विजन है, जो मिशन है, उसको कैरी आउट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स जो हैं वो ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ गाइडलाइंस। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया था कि जी डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। अब डायरेक्टर जनरल जो है उसकी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, तो वो रूल्स में लिखा जाएगा। मजीद फर्दर उसकी जो डिटेल है वो रेगुलेशन के अंदर आ जाएगी। डायरेक्टर जनरल काम कैसे करेगा, ठीक है, कितने दिनों में फाइल डिस्पोज ऑफ करेगा, वो चीज कहाँ आ जाएगी, वो रेगुलेशन के अंदर आ जाएगी। यानी कि रूल्स जो हैं, जो एक्ट होता है वो बिल्कुल जर्नल होता है, ठीक है, रूल्स जो हैं वो उससे स्पेसिफिक होते हैं और जो रेगुलेशंस हैं वो उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो बिल्कुल ही जर्नल होता है। उसके बाद उसके मुताबिक एक्ट बनता है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतसादिम नहीं हो सकता, लेकिन वो जरा स्पेसिफिक होता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। फिर उस एक्ट के अंदर रूल्स बनते हैं जो कि जनरल नेचर के होते हैं और उसके बाद फिर उसमें रेगुलेशंस बनती हैं जो कि ज्यादा डिटेल होती है और ज्यादा स्पेसिफिक नेचर की होती हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इसको
नैरो डाउन करते चले जाते हैं, और ये आपको जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का फर्क भी आपको इसमें पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जी रेगुलेशंस की। ये वही रेगुलेशन आगे मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 27 के तहत अथॉरिटी क्या कर सकती है, अपनी रेगुलेशंस भी बना सकती है। अब रेगुलेशंस जो है उसमें क्या क्या आ जाएगा, मिसाल के तौर पे सैंपल जो है उसको कैरी करने के लिए आपकी जो बॉटल्स हैं वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए या नहीं स्टेरिलाइज होनी चाहिए, ठीक है। सैंपल जो है उसको किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो जो सैंपल है उसको कितने दिन के अंदर, यानी सैंपल कलेक्ट करने के कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो लैब तक पहुंचाना जरूरी है। ये सारी की सारी जो नीटी ग्रीटीज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये कहाँ लिखी होंगी, ये आपकी रेगुलेशंस के अंदर लिखी जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सेक्शन क्या है जी, रिपील। रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना। जब भी कोई नया एक्ट आता है तो पुराने से मौजूद कुछ एक्ट जो है वो रिपील कर दिए जाते हैं, यानी कैंसिल कर दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि अब ये जो एक्ट है ये प्रिवेल करेगा, ठीक है, ये जो है वो उस सबको सुपरसीड करेगा। तो अब इससे पहले जो है वो एक ऑर्डिनेंस आया था, मैंने आपको बताया था, वो था पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2016। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसके बाद फिर ये एक्ट लाया गया। तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, उसको इन्होंने रिपील कर दिया, यानी इस ऑर्डिनेंस को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब अब ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल नहीं करता, बल्कि अब जो है पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट 2016 जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये वो सारे के सारे 28 के 28 सेक्शन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, और आप में से जो भी लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे, आई एम श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि उन लोगों को टेस्ट में भी एक एडिड एडवांटेज होगा और इंटरव्यू में भी एक एडिड एडवांटेज होगा। और आप लोग जो है वो जब अपनी जॉब्स पे जाएंगे, जब आप जाके अपनी अपनी अपने डेली के जो रूटीन फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे भी आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि हमारा जो लॉ है वो क्या कह रहा है यहाँ पे। तो आप इसमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे मसले मसाइल से फ्यूचर में बच जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। हमें अपने कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और फ्यूचर में आप जो है वो पेप्डा से रिलेटेड कौन कौन सी वीडियोस चाहते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। और आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।